नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं ताकि आप उनसे लाभान्वित हो सकें। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है सर्दियों के मौसम में उत्पादित होने वाली सब्जियों का परिरक्षण एवं मूल्यवर्धन। और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी विषय विशेषज्ञ कल्पना जी, जो कि साइंटिस्ट हैं होम साइंस कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर जिला मंडी से। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। मैम, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। हम लोग जो है वो जंक फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ जो हमारी सब्जियां हैं या जो हमारे फ्रूट्स हैं। तो मैं अब आपसे जो है वो ये जानना चाहती हूँ कि हमारे ये जो सब्जियां हैं और ये जो हमारे फल हैं, इनका हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम आपने। आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो ज़्यादातर जंक फूड की तरफ ही जा रहे हैं। जी मैम। बजाय उन्हें हम सब्जियां वगैरह देने के उनका ध्यान जो है वो जंक फूड खाने की तरफ है। तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम उनको फल और सब्जियां उनके खाने में इस तरह से शामिल करें कि वो उसको खाना पसंद करें। जी मैम। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ये सब्जियों और फलों का भंडार है। यहाँ पर बहुत सी फल और सब्जियाँ उगाए जाते हैं। तो इन सब्जियों को ऐसे है कि अगर हमने सारा साल यूज़ करना है जी, तो हमें इनका मूल्य परिवर्धन करना पड़ता है। जी, मूल्य परिवर्धन तो बाद की बात है, उससे पहले ये आ जाता है कि हमें उन्हें ताज़े रूप में किस तरह से इस्तेमाल करना है। जी मैम। क्योंकि जो फल और सब्जियां हैं उनमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमें दूसरी चीज़ों से नहीं मिलते हैं। जी बिल्कुल मैम। तो उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए बच्चों को हमें इन सब्जियों को खाने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं जब तक उनको हम आदत नहीं डालेंगे तब तक वो इन चीज़ों को नहीं खाएंगे। जब एक छोटा बच्चा 6 महीने का होता है, जब हम उसको ऊपरी आहार देना शुरू करते हैं, हमें उसी टाइम उसको इन सब्जियों को उसके खाने में शामिल करना चाहिए ताकि उसको खाने की आदत बन जाए। जहाँ तक इन सब्जियों की इम्पोर्टेंस की बात है, इनके महत्व की बात है, तो इन फलों और सब्जियों में बहुत सारे विटामिन्स, खनिज तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स, ऊर्जा वाले कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो हमें अनाजों और दालों से नहीं मिलते हैं। तो हमें इनको बच्चों को देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन सब्जियों को उनके खाने में शामिल नहीं करेंगे तो उनको कोई ना कोई पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके शरीर में कोई ना कोई बीमारी होगी और बच्चा अनहेल्दी होगा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को हमें कोई और प्रोडक्ट बना करके उन्हें उन सब्जियों को हम उनके खाने में शामिल करें। और इम्पॉर्टेंस के रूप में अगर हम देखें तो जैसे हमें बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं, आजकल सर्दियों का मौसम है तो इसमें इतनी सारी सब्जियां पाई जाती हैं जिसमें जैसे कि हमारी हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं जिसमें लौह तत्व होता है जिससे हमें आयरन मिलती है। उसी तरह से हमारी गाजर है, मूली है, पत्ता गोभी और फूल गोभी है जिसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के शारीरिक विकास और हमारे बच्चों के मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो इन सब्जियों को हमें किसी न किसी रूप में बच्चों के खाने में शामिल करना चाहिए और हमें खुद भी लेना चाहिए। खासकर जो सब्जियां हम कच्ची खा सकते हैं उन्हें हम कच्ची सलाद के रूप में खाएं, और जिनको हम वैसे ही सब्जियों के रूप में खाते हैं उनको सब्जियों के रूप में हमें लेना चाहिए। साथ ही बेमौसम के लिए भी हमें उनका मूल्य परिवर्धन या परिरक्षण करके उनको स्टोर करके रखना चाहिए ताकि हम ऑफ सीज़न में भी इनका यूज़ कर सकें। मैम, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जो हमारे फल और सब्जियां हैं, अगर हम उनको मतलब बड़े लंबे समय तक रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो हम किस तरह से अपने फल और सब्जियों को लंबे समय तक जो है वो सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? जी मैम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो फल और सब्जियां हैं उनको हम लंबे समय तक नहीं स्टोर करके रख सकते, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हमने इन्हें लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो हमें इनका कोई ना कोई और प्रोडक्ट बना करके इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर हमने इन्हें काफ़ी लंबे टाइम तक इनको हमने सुरक्षित रखना है
तो एक हम विधि होती है जिसको हम परिरक्षण या मूल्य परिवर्धन बोलते हैं। जी मैम। कहने में तो ये शब्द बहुत मुश्किल है, परंतु अगर इसको सिंपल भाषा में हम कहें तो इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे पास फल और सब्जियां उपलब्ध हैं, किसी भी स्थानीय रूप से जो हमें फल और सब्जियां मिलती हैं, उनको हम उनका जो रूप है वो बदल दें, उसका कोई और प्रोडक्ट बना लें और उसकी जो पोषकता है उसको वैसे ही बनाए रखें। जी। तो उसको हम परिरक्षण कहते हैं। जी। तो हम परिरक्षण या मूल्यवर्धन करके इन सब्जियों को लंबे समय तक रख सकते हैं। जी मैम। तो मैम ऐसे परिरक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं? मैम, परिरक्षण का ऐसा है कि जैसे हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी फल और सब्जियां हैं हमारी, एक तो उनको जब हम स्टोर कर रहे हैं, उनका भंडारण हम कर रहे हैं, तो उनकी जो नमी है वो बनी रहे। अगर उनकी नमी कम हो जाती है तो वो ख़राब होने के चांसेस है स्टोरेज के टाइम पर। और दूसरा हमें ये ध्यान रखना होता है कि इन फलों और सब्जियों में अगर जीवाणु जो है वो जल्दी अटैक कर देते हैं, तो उनके अटैक से हमें इन्हें बचाना होता है। और तीसरा ये कि जब भी हम तुड़ाई कर रहे हैं तो तुड़ाई के वक्त भी हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है कि कोई कट या इस तरह का उसको डैमेज ना हो कि वो फल सब्जियां हमारी ख़राब हो जाएं। फिर जो इस तरह की सब्जियां होती हैं फिर उनको हम परिरक्षण के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और इन्हें हमें साथ ही गलने और सड़ने से भी बचाना होता है। तो मैम जैसे अभी आपने बोला कि हमें इनको जीवाणुओं के अटैक से भी बचाना पड़ता है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जैसे कि इनके आसपास कोई भी जीवाणु जो है वो ना रहे? जो हमारी ये फल और सब्जियां हैं, जो हमारे ये जीवाणु हैं वो ज़्यादातर उन फलों और सब्जियों पे अटैक करते हैं जो थोड़ी गली और सड़ी होंगी, ठीक है, या हमने उनका प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया होगा। तो इसके लिए हम कुछ एक ऐसी विधियां हैं परिरक्षण की जिससे हम इनको जीवाणुओं के अटैक से बचा सकते हैं, जिसमें दो तरह की विधियां आती हैं हमारी। एक हम इनको टेम्परेरी या स्थायी रूप से परिरक्षित कर सकते हैं, और दूसरा है कि अस्थायी रूप से। तो जो एक टेम्परेरी है और एक परमानेंट है। तो जो टेम्परेरी फेज़ है उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि जैसे हमने कोई फल सब्जी तोड़ के रखा है, तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि उसको हम साफ़ कर लें, धो लें उसको, और ताकि उसमें जैसे अगर हम उसमें गंदगी रहने देंगे तब उसमें फंगस लगने के चांसेस रहेंगे, या उसमें कीटाणु या जीवाणु जो है वो अटैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि उसको हम ध्यान रखें कि सफाई का ध्यान रखें। दूसरा ये है कि हम थोड़ा सा नमी से उसको बचाएं। अगर हम किसी नमी वाली जगह पर हम उन फलों और सब्जियों को रख रहे हैं तो उनके ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। जी मैम। तो मैम अगर कोई ऐसी फल और सब्जी है जो हमारी ख़राब हो रही है और हम उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो क्या उसके लिए हम कौन सी विधि का इसमें यूज़ करेंगे? एक्चुअली हम दोनों विधियां ही यूज़ करते हैं इसमें। स्थायी टेम्परेरी रूप से भी और परमानेंट रूप से भी। जो टेम्परेरी है उसमें हम ऐसे करते हैं कि जैसे हमने कोई प्रोडक्ट अगर हमने उसमें बनाना है तो उसमें हम जैसे नमक का यूज़ करेंगे, या हमारे पास जो घर में सिरका पड़ा होता है, हम कोई मसाले उसमें यूज़ करते हैं, तो भी हम उनको कम मात्रा में अगर हम यूज़ करते हैं तो हम उसको टेम्परेरी रूप में उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं या संरक्षित करके रख सकते हैं। इसी तरह से हम अगर एक पास्चराइजेशन, एक जो है वो भी टेम्परेरी मेथड है जिसमें हम किसी भी जूस को 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम बॉईल करके फिर उसको हम ठंडा करके उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जी मैम। इसी तरह से हम थोड़ा सा टेम्परेरी जो फेज़ है उसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज पे भी रख सकते हैं, जिसमें हम कुछ फल और सब्जियों को -10 डिग्री टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम स्टोर करके रख सकते हैं। कम टेम्परेचर पे हम इसलिए स्टोर करते हैं कि उसमें जो नमी है वो उसकी सारी नमी ना निकल जाए। तो थोड़ा ही उसकी नमी जो है वो उसमें जो रासायनिक क्रिया है वो थोड़ा कम हो, और अगर रासायनिक क्रिया कम होगी, उस पर जीवाणु कम अटैक करेंगे तो हम उसको अधिक समय तक स्टोर कर सकते हैं। ये टेम्परेरी फेज़ है। अगर हमने परमानेंट करना है तो उसके लिए हम कुछ मसालों को इतनी मात्रा में यूज़ करते हैं। टेम्परेरी फेज़ में हम थोड़ी मात्रा यूज़ करेंगे। जो परमानेंट है उसमें हम
पूरे एक्यूरेट बिल्कुल सही मात्रा जो है वो जो हमें मसाले यूज़ करने हैं, नमक की मात्रा यूज़ करनी है या फिर हम हल्दी उसमें यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बिल्कुल सही मात्रा का प्रयोग करना होता है अगर हमने उनको 2 या 3 साल तक उसको स्टोर करके रखना है। इसी तरह से हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स हम बोलते हैं जो हमारे अप्रूव्ड हैं कि हम उनको इन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आ जाते हैं हमारे सिट्रिक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है। इन की भी एक मात्रा होती है कि हमने 1 किलोग्राम अगर हमारे पास मटेरियल है तो हमने इसमें कितना मिलीग्राम इसको यूज़ करना है। तो उसकी प्रॉपर मात्रा को अगर हम यूज़ करें तो उसको हम लंबे समय तक सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो मैम जैसे आपने बोला कि इसमें एक रासायनिक विधि भी है, जैसे आपने सोडियम बेंजोएट का नाम लिया, तो क्या ये हम सभी सब्जियों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं प्रिजर्व करने के लिए? बिल्कुल, ये सही क्वेश्चन है क्योंकि जैसे ज़्यादातर हमारी जो प्रोसेसिंग का ये मूल्य संवर्धन का जो काम है ये ग्रामीण महिलाएं करती हैं। तो इसमें ये होता है कि जो हमारे रंग वाले फल हैं और जो बिना रंग वाले फल हैं, ये एक फ़र्क होता है कि हमने किस में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करना है। तो जो हमारे रंग वाले जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं उनमें हम सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं और जो बिना रंग वाले जो हमारी फल सब्जियां होती हैं उनमें हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज़ करते हैं। और जैसे जैम वगैरह है उसमें हम सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो जो सिट्रिक एसिड है वो जैम को एक तो लंबे समय तक प्रिजर्व करेगा, उसको ख़राब नहीं होने देगा। दूसरा सिट्रिक एसिड का ये काम होता है कि जैसे हम जैम में चीनी का यूज़ करते हैं, चीनी भी एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, वो भी जैम को ख़राब नहीं होने देती। तो उसमें जो सिट्रिक एसिड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो चीनी के वो दाने नहीं बनने देता उसमें, अगर हम उसको ज़्यादा टाइम तक रख रहे हैं तो मैम ये जो परिरक्षण हमारे पास है, तो परिरक्षण के द्वारा जो है वो हम कौन कौन सी चीज़ों का जो है वो उत्पाद कर सकते हैं? जी मैम, परिरक्षण द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उत्पाद बना सकते हैं। जी मैम। हमारे ज़िला में, हमारे हिमाचल प्रदेश में इतने फल और सब्जियां पाए जाते हैं कि वो वेस्ट हो जाते हैं। जी मैम। तकरीबन 40% हिस्सा ऐसा है हमारे फलों का जो महिलाओं को अभी उसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जागरूक नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि उनके हम क्या क्या उत्पाद बना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे हमारे आजकल जंगलों में आंवला है बहुत। जी मैम। पर वो महिलाओं को पता नहीं है कि उससे इतने सारे उत्पाद बन सकते हैं। जैसे अगर हम एक आंवला को ही लेकर के चले तो उससे हम कैंडी बना सकते हैं, उसका हम अचार बना सकते हैं, उससे चटनी बन सकती है और उसकी गटागट गोलियां बन सकती हैं। और अगर हम उसको हरड़ और भेड़ा के साथ मिक्स करते हैं तो उसका हम त्रिफला चूर्ण बना सकते हैं। इसी तरह से हम चटनी बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, कैंडी और मुरब्बा बना सकते हैं। तो इतनी सारी आइटम्स जो वो अकेले आंवला से ही बन जाती है और उसके लिए हमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ थोड़ा सा जागरूकता की आवश्यकता है और थोड़ा एक ट्रेनिंग पार्ट होता है कि वो कृषि विज्ञान केंद्र से अगर ट्रेनिंग ले ले इससे संबंधित तो वो इसको अपने एक व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं और जो हमारे जंगलों में इतना सारा आंवला आजकल मिल रहा है उसको वेस्ट होने से भी बचा सकते हैं। जी मैम। तो मैम जैसे आपने बोला कि हमारी मतलब अभी महिलाएं जो है वो इतनी अवेयर नहीं हैं, मतलब हम खुद भी अवेयर नहीं हैं कि हमें ये पता नहीं था कि 40% जो हमारे पास वैरायटीज़ हैं वो वेस्ट जा रही हैं। तो आपका जो अनुसंधान केंद्र है, क्या उसमें जो है वो ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो लेडीज़ के लिए लगाए जाते हैं जिसमें आप जो है वो लेडीज़ को ट्रेनिंग देते हैं कि ताकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाएं? बिल्कुल मैम जी। हमारे जो केंद्र है इसका मैंडेटरी यही है कि जो किसान महिलाएं हैं उनको ये जो हमारे मूल्य परिवर्धन जो पदार्थ हैं, जितने भी फल सब्जियां हमारे जो स्थानीय रूप से पाए जाते हैं उनके क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं और किस किस तरह से बनाए जा सकते हैं, उनको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इन ट्रेनिंग्स में इस तरह से रहता है कि जैसे हमारी एक दिन की ट्रेनिंग भी होती है जिसमें हम उन्हें सिर्फ लेक्चर के थ्रू बताते हैं कि आप क्या क्या उत्पाद जो है वो बना सकते हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से आप उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं और पैकेजिंग कर सकते हैं।
और दूसरा हमारा रहता है व्यावसायिक ट्रेनिंग, जिसमें हम 3 दिन की ट्रेनिंग, 5 दिन की, 7 दिन की और 25 दिन की ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये ट्रेनिंग्स जो है वो हमारी कृषि विज्ञान केंद्र सेंटर पर भी होती हैं और हम ये ट्रेनिंग्स गांव में जाकर के भी ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ ट्रेनिंग्स जो है वो हम अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करते हैं और कुछ ट्रेनिंग्स जो है वो हमारी नीड बेस्ड भी रहती हैं। जैसे जो महिलाएं हैं उनको क्या ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग भी हम ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो मैम जैसे अगर किसी महिला ने जो है वो इन ट्रेनिंग्स का एक पार्ट बनना है, उसने पार्टिसिपेट करना है, तो इसमें क्या क्राइटेरिया रहता है? इसमें मैम वैसे कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं है जी। जो ये है कि उनका इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो ये काम करना चाहते हैं और जो फल और सब्जियां हैं लोकली उनके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि फलों और सब्जियों के उत्पाद बनाने का फ़ायदा तभी है जब वो उनको लोकल ही अवेलेबल हों, लोकल रूप से, स्थानीय रूप से उनको मिल रही हैं। अगर वो ये सब्जियां अगर वो महंगी खरीद करके उसके कोई उत्पाद बनाते हैं तो उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो महिलाएं हैं मैट्रिक हों, थोड़ा पढ़ी लिखी हों और खाना बनाने का स्किल तो लेडीज़ में होता ही है, बाकी उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमने ये काम करना है। और मेन हमारा ये रहता है कि जैसे हमारा जो बैच है ट्रेनिंग का वो मिनिमम 20 या 25 लेडीज़ होनी चाहिए। ओके। तो मैम क्या इसमें जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं जैसे गांव में बने होते हैं तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल मैम। ओके। कोई भी महिलाएं आंगनवाड़ी से अगर वो जुड़ी हैं, किसी भी संस्था से जो भी स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं या कोई महिला मंडल्स हैं, तो वो इस ट्रेनिंग को लेकर के अपना काम शुरू कर सकते हैं। ओके। तो मैम जैसे हमारा जो परिरक्षण है, जब ये खाद्य उत्पाद जब बनता है तो हमें किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि ताकि हमारा जो उत्पाद है वो सही तरीके से हो और उसकी जो मतलब मार्केटिंग हो वो भी बहुत अच्छी हो? ठीक है मैम, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, जैसे हम फलों और सब्जियों के बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, तो जो उत्पाद हम बनाते हैं उसमें एक तो ये है कि हम कुछ उत्पाद ऐसे बनाते हैं जिसमें हम चीनी का उपयोग करते हैं। जिसमें हमारे सभी जो मीठी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, जैसे हमारी जैम है, जेली है, मामलेड है, कैंडी है, और एक हम डिब्बा बंदी करते हैं जिसमें हम चीनी के घोल में और कुछ जो रासायनिक हमारा प्रिजर्वेटिव होता है उसके घोल में हम फलों को संरक्षित करके रखते हैं। तो उसमें जो वो चीनी है वो उसकी मात्रा हम इतनी रखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 या 3 साल या उससे भी अधिक समय तक जो है वो सुरक्षित रहता है। ओके। और कुछ चीज़ों में हम यूज़ करते हैं नमक का। नमक भी एक प्रिजर्वेटिव की तरह ही एक्ट करता है। उसमें हमारे सभी तरह के अचार आ जाते हैं। इसी तरह से हम कुछ चीज़ें तेल में बनाते हैं, कुछ हमारे जो अचार हैं वो तेल में बनते हैं, कुछ हमारे अचार जो है वो हम उसमें सिरके का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम जैसे कुछ और प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें हमारे आ जाते हैं, जैसे टमाटर की सॉस है, प्यूरी है, पेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम हमारे पास जो भी स्थानीय रूप से चीज़ें फल सब्जियां उपलब्ध हैं वो हम बना सकते हैं। और कुछ फलों सब्जियों को हम सुखाकर भी रख सकते हैं। तो ये था कि हम ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो अलग अलग रूप से बना सकते हैं। अब आपने जैसे इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हम उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे या उसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे, क्योंकि आजकल ऐसा है कि जो हमारे कस्टमर है जिसने हम ये हमारा जो प्रोडक्ट खरीदना है वो सबसे पहले पैकिंग देखते हैं, क्योंकि जो आपकी पैकिंग है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जी बिल्कुल मैम। एक तो आपने जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी खाने वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्वालिटी का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका पैकेट जो है वो हाइजीनिक और देखने में अट्रैक्टिव होगा तो जो आपके ग्राहक हैं वो एकदम उनकी नज़र उस पर जाएगी और वो उससे अट्रैक्ट होकर उसको खरीदने के लिए तैयार होंगे। तीसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसे जो हमारी खाने वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए हमें एक क्वालिटी का प्रूफ लेना पड़ता है, जो हमारा एक FSSAI का मार्क होता है, वो क्वालिटी का प्रूफ है। तो जैसे अगर कोई भी महिलाएं अगर वो अकेले काम कर रही हैं या अगर वो ग्रुप में काम कर रही हैं तो वो ये सर्टिफाइड FSSAI का मार्क लें। फिर वो जो मार्क है वो उनका लेबल जो है वो उस पैकेजिंग मटेरियल पर लगा होना चाहिए।
अगर डिब्बे में पैकिंग कर रहे हैं तो वो लेवल डिब्बे पे लगा होना चाहिए, और अगर वो लिफाफे वाली पैकिंग है तो उस पे भी वो लेवल लगा होना चाहिए। दूसरी ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो वो लेवल बना रहे हैं, जो उस पे स्टिकर्स लगाने हैं, उसमें उसकी पैकिंग कब किस डेट पर उन्होंने पैकिंग की है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। और उनके कोई ग्रुप का जो उन्होंने नाम रखा है वो उसमें मेंशन होना चाहिए, और साथ में उसका मटेरियल का जो भी रेट उन्होंने रखा है। तो इन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए। जी। तो मैम इसमें क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड जो है वो महिलाओं को दी जाती है कि जिन्होंने अपना मतलब खुद ही ऐसा बिजनेस जो है वो स्टार्टअप जैसे किसी ने करना है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई एड दी जाती है? बिल्कुल मैम, अगर किसी ने अपनी स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं। जी मैम। तो वो उसमें जैसे हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, महिलाओं के लिए उसमें सब्सिडी बेस्ड पर जो है वो उनको मशीनरी भी प्रोवाइड करते हैं और वो फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं। जी। और जो हमारे जैसे स्वयं सहायता समूह जो बने हुए हैं उनके लिए स्पेशली बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं कि वो अगर इसको हम बोलते हैं एक तरह से सेकेंडरी हमारा ये एग्रीकल्चर है, और इस पर जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी एम्फेसिस दिया हुआ है कि महिलाएं जो हैं प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, कि जो हमारा जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं वो बनाएं। तो इसके ऊपर बहुत सारी स्कीम्स हैं, पर वही बात फिर वही आ जाती है कि उनको अभी महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है, कि उनको थोड़ा सिंपल वे में ये बताया जाए कि ये स्कीम्स हैं और ये फ़ायदा वो ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट इसी उस पर काम कर रहे हैं, जैसे आत्मा है, जायका है, तो उनके पास उनके लिए फंड्स रहते हैं और वो लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद प्रोसेसिंग की मशीनरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैम ये जो ट्रेनिंग जैसे आपने बोला कि हम ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, तो ये क्या ऑल ओवर हिमाचल में जो है वो ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो महिलाओं के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, या किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में ही, या जैसे आपके पास ज़िला जो रहता है उसी में ही रहते हैं ये? नहीं मैम, ये वैसे पूरे हिमाचल में ही है। जैसे हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में है, बल्कि हमारे 12 ज़िले हैं, हमारे 13 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो जो ये महिलाओं के लिए जो प्रिजर्वेशन की या प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, ये तकरीबन हर ज़िला में करवाई जाती है। और इसमें तकरीबन काफ़ी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो मैम अगर इस फील्ड में किसी ने अपना कोई भी, जैसे हमारे किसान भाई बहन हैं, अगर उन्होंने रोज़गार जो है वो सृजन करना है, तो वो किस तरह से इस फील्ड में रोज़गार जो है वो सृजन कर सकता है? इसमें मैम सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो इस रोज़गार को अपनाना चाहता है तो सबसे पहले तो वो इसमें ट्रेनिंग ले। क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो कोई भी काम आपने शुरू करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। वैसे तो महिलाएं घर में काम करती ही हैं, पर फिर भी एक हर चीज़ को बनाने के लिए जैसे उसका एक मेथड होता है प्रॉपर, तो उसके लिए जो ट्रेनिंग पार्ट है वो मस्ट है कि आप पहले ट्रेनिंग लें, उसके बाद फिर इसको अपने रोज़गार के रूप में वो अपना सकते हैं। जी मैम, आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि किस तरह से हमें जो है वो परिरक्षण करना चाहिए और अपने जो भी हम मटेरियल्स बना रहे हैं उसमें हम कैसे अपना मूल्यवर्धन कर सकें। मैम आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।